स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं भारत की खोज से दूसरा अध्याय, जिसका नाम है तलाश। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत के अतीत की झांकी। शुरू करते हैं इस अध्याय को। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच मैं बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। दूसरे अध्याय में नेहरू जी अपनी किताब में भारत के अतीत की झांकी के बारे में लिख रहे हैं। अतीत यानी बीता हुआ समय, और झांकी का मतलब किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, किसी दृश्य के बारे में सोचना। तो अपने मन में वह भारत के बारे में कल्पना कर रहे हैं, भारत के बारे में सोच रहे हैं कि वह भारत को बचपन में कैसा देखते थे, समझते थे, और बचपन में नेहरू जी भारत को किस तरह से देखते थे। तो इसका उनके मन में हल्का धुंधला रूप दिखाई दे रहा है, जो कि वर्तमान से बिल्कुल ही अलग है। आखिर यह भारत है क्या? नेहरू जी अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? इसकी ऐसी कौन सी विशेषता थी जिसका यह प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्तियों को कैसे खो दिया, और वर्तमान समय में भारत ने अपनी पुरानी शक्तियों को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानकर कहा जा सके? आधुनिक विश्व में उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? तो यह सारे सवाल नेहरू जी के मन में उभरकर सामने आ रहे हैं, जो वह भारत के बारे में सोच रहे हैं, और यह भी सोच रहे हैं कि भारत में ऐसी कौन सी चीज़ बची है जो अभी भी जिंदा है, जो सदियों से चली आ रही है। भारत मेरे खून में रचा बसा था, इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। नेहरू जी यहाँ लिख रहे हैं कि भारत उनके खून में रचा बसा है, किंतु उसके बावजूद भी उन्होंने एक बाहरी आलोचक की नज़र से उसे देखना आरंभ किया। आलोचक का मतलब अच्छे या बुरे के होने का सीधा मतलब बता सके, उसमें कोई भेद न करे। आलोचना करना, जो जैसा है उसे वैसे ही बताना। तो नेहरू जी यहाँ पे भारत को एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना चाहते थे। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। तो नेहरू जी ऐसे आलोचक बनना चाहते थे जो वर्तमान के साथ साथ बीते हुए समय के अवशेषों को भी देखकर, और जिसे वह नापसंद करते थे, उन सब को वह देखना चाहते थे। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते होकर पहुंचा था। यहाँ लेखक लिख रहे हैं कि वह जो वह नहीं देखना चाहते हैं, उसको देखने के लिए वह पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। नेहरू जी भारत के बारे में लिख रहे हैं कि उन्होंने भारत को ठीक उसी तरह से देखा जैसे कोई पश्चिम का मतलब कोई विदेशी मित्र भारत को देखता है। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? तो नेहरू जी के हृदय में अनेक शंकाएं सिर उठा रही थी
और वह कह रहे हैं कि क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके भीतर की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? तो नेहरू जी अपने आप से सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी तक भारत को इतना जीवंत और टिकाऊ बनाए हुए हैं? कौन सा ऐसा तत्व है जो अभी तक इसकी पहचान को बनाए रखा है? आगे उनको इस चीज़ का उत्तर मिल रहा है। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। जिस उत्तर पश्चिम की वह बात कर रहे हैं, मोहनजोदड़ो एक जगह का नाम है। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थीं, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। तो जो मोहनजोदड़ो है, प्राचीन समय का एक नगर जो कि आज से लगभग 5000 साल पहले बसा था, कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इसके अस्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन। जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी, इसका मुख्य रूप से टिके रहने का कारण था इसके ठेठ भारतीयपन। ठेठ यानी कि जिसमें कोई बनावटीपन न हो, या जो सीधा सादा हो। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता जो इतने समय तक बनी रही, इसका मुख्य कारण था ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा, और जो भारत की ये सभ्यता थी, उसका संबंध अन्य देशों के साथ भी बराबर बना रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? नेहरू जी हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिख रहे हैं कि वह सभ्यता जितनी पुरानी थी, उसके साथ साथ उस सभ्यता का अन्य देश से संपर्क भी होता रहा, और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, और उनको भी हड़प्पा सभ्यता ने प्रभावित किया। लेकिन फिर भी इसमें कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, कोई बदलाव नहीं आया। तो इसका मुख्य आधार भारत का सांस्कृतिक आधार था, जो कि हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? अब वो इसके रहस्य के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की स्मृति ने गहरा प्रभाव डाला। भारत के सांस्कृतिक मजबूती का जो रहस्य है वह है प्राचीन साहित्य, जिसमें वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत और कितने ही प्राचीन ग्रंथ शामिल हैं। तो नेहरू जी लिख रहे हैं कि उन्होंने भारतीय इतिहास और उसके
विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा, जिससे उनके मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे। भारतीय साहित्य को पढ़ने के साथ साथ नेहरू जी ने उन यात्रियों के लेख भी पढ़े जो भारत की यात्रा के लिए यहाँ आए थे, भारत को जानने के लिए दूसरे देशों से यहाँ आए थे, जिनमें चीन और पश्चिमी और मध्य एशिया के लोग थे, जिन्होंने उस समय भारत की यात्रा की आज से हजारों साल पहले, और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। तो नेहरू जी ने प्राचीन साहित्य के साथ साथ विदेशी यात्रियों की किताबों को भी जाना और पढ़ा, जिससे वह भारत के बारे में जान सके। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर भी घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है। नेहरू जी यहाँ पूर्वी एशिया की बात कर रहे हैं, अंगकोर, बोरोबुदुर की बात कर रहे हैं। यह पूरे एशिया में पूर्वी हिस्से पर शामिल है और इन जगहों पर भारतीय संस्कृति फैली हुई है। इन जगहों पर आज भी बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर और भारतीय संस्कृति से संबंधित बहुत सारी वस्तुएं यहाँ आसानी से मिल जाएगी। जैसे इन देशों में आज भी बहुत जगहों पर रामलीला होती है, जो कि एक भारतीय संस्कृति का प्रमाण है। और इसके साथ साथ इन देशों में बौद्ध धर्म भारत से ही गया है। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है। साथ ही नेहरू जी उस हिमालय की बात कर रहे हैं जिनका संबंध पुराने कथाओं से है, जो लोक प्रचलित हैं, जो पुराने समय से हम सुनते आ रहे हैं और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया है। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफिले और फौजें आती रही हैं। यहाँ भारत के बारे में एक जानकारी और दे रहे हैं नेहरू जी कि जो भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान पड़ा वह इंडस या सिंधु के आधार पर भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान पड़ा, और जिस सिंधु नदी को पार करके हजारों वर्ष पहले यहाँ जातियाँ आईं, कबीले आए, काफिले आए, फौजें आती गईं और यहीं का होकर रह गईं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है। यहाँ ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं जो कि इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है, पर पुरानी कहानियों में भी आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबद्ध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र हैं। इन सबसे बढ़कर है भारत की नदी गंगा,
जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। तो यहाँ सांस्कृतिक आधार की बात कर रहे हैं, तो सांस्कृतिक आधार में नदियों का बहुत ही बड़ा स्थान है। जो नदियाँ लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से बह रही हैं, वह भारतीय संस्कृति का जीता जागता सबूत है। चाहे ब्रह्मपुत्र हो जो भारत के पूर्वी हिस्से में बहती है, चाहे यमुना की बात हो जिसके चारों ओर अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं, या गंगा नदी की बात हो जिसमें हजारों युगों की कथा भारत की बहती आ रही है। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। अब नेहरू जी स्मारकों यानी इमारत और भग्नावशेष, टूटी हुई इमारतें को और पुरानी मूर्तियों को, भित्ति चित्रों को, दीवारों पर बने हुए चित्र। भित्ति चित्र का मतलब दीवारों पर बने हुए चित्र को देखा, जैसे अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली के कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा। आगरा और दिल्ली की इमारतें जो कि लगभग मुगल काल के समय में बनी है, आज से 500-600 साल पहले, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। तो भारत के अतीत की झांकी में नेहरू जी भारत के साहित्य की बात कर रहे हैं, भारत के नदियों की बात कर रहे हैं, भारत के मूर्तियों, इमारतों, स्मारकों की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत जीवंत है। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूं और देखता हूं कि वहां अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं, वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्ष में लगता है। हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक, इन जगहों पर कुंभ का मेला लगता है और हिंदू इसमें स्नान करने जाते हैं श्रद्धावश या अपने पाप को मिटाने के लिए, और सदियों से ही यह स्नान होता रहा है। नेहरू जी इसी की बात कर रहे हैं कि यह सब कितने ही पुरखों से यह काम चलता आ रहा है, जो कि भारतीय संस्कृति के जीते जागते होने का सबूत है। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है, और ये सारी चीज़ें हम भारतीयों ने ही नहीं, अन्य देशों के यात्रियों ने भी अपनी यात्रा के दौरान लिखा हुआ है। गो कि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे। जब इन यात्रियों ने आज से 700-800 साल पहले कुंभ के मेलों का वर्णन किया है, तो उस समय भी उनके लिए यह मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती है कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। तो ये आस्था का विषय है, जो ये नदियाँ हजारों सालों से मनुष्य को अपनी तरफ खींची चली जाती है। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। जब नेहरू जी इन सब जगहों में यात्रा करते हैं और देखते हैं, तो वह अतीत की झांकी को देखते हैं।
मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। जैसा उन्होंने सोचा था वह सब उन्हें वास्तविक लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में से ऐसे लोग भी थे जिन्हें ज़िंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान से संबद्ध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। जब नेहरू जी ने बनारस की यात्रा की तो वह सारनाथ गए। सारनाथ जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म को आरंभ किया और बौद्ध धर्म भारत से ही फिर पूरे विश्व में फैल गया, खासकर पूर्वी एशिया में, जो हमने शुरू में बात की। तो जब नेहरू जी बनारस जाते हैं तो वहाँ की मूर्तियों को देखकर तो सारनाथ में जाकर वह बुद्ध भगवान को अपना पहला उपदेश देते हुए साफ सुनाई देते हैं। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से अतीत प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते हैं जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। सम्राट अशोक के बारे में नेहरू जी बता रहे हैं कि जिसने अपने शिलालेखों के माध्यम से, पत्थरों के लेखों के माध्यम से लोगों को आदेश दिए, अपने सैनिकों को आदेश दिए, उपदेश दिए, प्रजा की सेवा की। अशोक के शिलालेखों को देखकर नेहरू जी अशोक को एक ऐसा राजा बताते हैं जो अन्य राजाओं से महान राजा थे। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। ठीक अशोक की तरह अकबर भी मुस्लिम शासक, मुस्लिम राजा होते हुए भी अन्य मतों यानी अन्य धर्मों के लोगों से बात करता था, संवाद करता था, उनसे हर विषय पर वाद विवाद करता था, विद्वानों के साथ बैठकर चर्चा करता था। तो फतेहपुर सीकरी में वह अकबर को याद कर रहे हैं। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। अकबर के बारे में नेहरू जी लिख रहे हैं कि अकबर एक जिज्ञासु का मतलब किसी के बारे में जानने की इच्छा रखने वाला। तो अकबर जिज्ञासु भाव का मनुष्य था जो समस्याओं के हल करने के बारे में हमेशा ही सोचता रहता था। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। तो इस तरह से भारत के अतीत की झांकी में नेहरू जी भारत के अतीत के बारे में लिख रहे थे, सोच रहे थे और उन्होंने इसे हमारे सामने रखा।